मैंने एक जगह पढ़ा कि मर्द को उसकी तनख्वाह और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आज समझ में आया कि क्यों नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि मर्द अपने लिए कमाता नहीं और औरत अपने लिए जीती नहीं। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, पर अच्छी प्रेरणा देकर मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं। आखिर भगवान कहते हैं कि जब भी मौका मिले तो स्वार्थी नहीं, सारथी बनना बॉस। राधे राधे। एक प्यारी कहानी। भगवान शिव ने सोने का जो महल बनाया था पार्वती जी के लिए, वो तो भगवान शिव ने इसलिए बनाया था क्योंकि पार्वती जी जिद कर रही थी कि सबके महल है और मेरे को आप ऐसे खुले में रखते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में महल नहीं है, तो उन्होंने जिद करी। तब जब पार्वती जी ने जिद करी तो भगवान ने कहा चलो, अब वो तो भूत भावन है, तो मजे ले रहे थे कि भाई ये जिद कर रही है। तो उन्होंने सोने का महल भगवान विश्वकर्मा से बनवाया और उस सोने की महल की पूजा के लिए, गृह प्रवेश के लिए उस समय के सबसे बड़े पंडित रावण को बुलाया गया। तो रावण जब कहते हैं ना कि वास्तु पूजा और गृह प्रवेश की पूजा करी, तो उनको वो सोने का महल इतना पसंद आ गया। भगवान शिव ने जब पूछा कि भाई रावण तुमको दक्षिणा में क्या चाहिए, तो उन्होंने मांग लिया कि साहब ये सोने का महल ही दे दो। आप भगवान शिव मुस्कुरा दिए और जब पार्वती जी को बोला कि मैंने आपको बोला था ना कि आपके भाग्य में नहीं है, अब वो सोने के महल को रावण उठा के लंका ले गया और सोने की लंका बनी। अब पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने उस समय बोला था कि मैं इसको जला दूंगी। तो वो कहते हैं कि भगवान की जब हनुमान जी की पूंछ में पार्वती जी का वास है, तो पार्वती जी ने उस पूंछ को जब डुबोया और हनुमान जी ने जब रावण की लंका को आग लगाई, तो पार्वती जी ने लगाई थी, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में पार्वती जी विराजमान थी। इसीलिए हमारे विशाल भाई सुहाना मसाला पूना वाले अक्सर कहते हैं कि जो आपके भाग्य में नहीं होता है ना, कितना भी लड़ लो वह आपको नहीं मिलेगा। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है बस उसी में सुकून ढूंढिए। थैंक यू। 2007 दुनिया के सबसे मशहूर वायलिन वादक जोशुआ बेल अपना शो करते हैं न्यूयॉर्क में, जिनके शो की कीमत होती है $300 से $500, यानी पर पर्सन 25,000 से लगाकर 40,000 रुपया, और उनकी वायलिन की कॉस्ट है 110 करोड़ रुपया। शो पूरे पैक हो जाते हैं। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट वाले इनके पास आकर कहते हैं कि सर हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं और 2007 सुबह 7:51 पे न्यूयॉर्क के एक बिजी रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर सादे कपड़े में वायलिन बजाना चालू करते हैं। 45 मिनट तक वायलिन बजाते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट 6 कंपोजिशंस म्यूजिशियन की, और उधर से उस समय 1097 आदमी निकलते हैं और सिर्फ 32 लोग रुकते हैं और सिर्फ 27 ध्यान देते हैं और सिर्फ 7 आदमी उनको $32 देते हैं। 45 मिनट में शो पूरा हो जाता है और वो नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कंक्लूजन पर पहुंचती है कि हाँ, दुनिया में हम इतने तेज दौड़ रहे हैं, इतने तेज दौड़ रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी आनंद की घटनाएं घट रही है, हमारी नजर में नहीं आती। छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी सुंदर घटनाएं घट रही होती है, पर हम देखते नहीं। और दूसरा जो सबसे कीमती, सेम म्यूजिशियन, सेम वायलिन, सेम म्यूजिक, सिर्फ जगह बदली थी। कंसर्ट हॉल में जीनियस और मेट्रो स्टेशन पर एक बैकग्राउंड जैसा। इसलिए अगर कभी लाइफ में आपको लगे कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे, तो शायद प्रॉब्लम आपके टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम स्टेज की भी हो सकती है। राइट एनवायरनमेंट होता है ना, तो एवरेज टैलेंट को भी स्टार बना देता है, और रॉन्ग एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को इनविजिबल बना देता है। तो कभी कभी लाइफ इंप्रूव करने का मतलब वेटर बनना नहीं होता, बस सही जगह खड़े होना आता है। तो साहब, जिंदगी में अच्छे लोगों का साथ करिए। थैंक यू सर।
अनोखी शादी। सुभाष जी कैसे हो? जून के महीने में बेटी की शादी तय कर रखी थी ना आपने, तो यार क्या हुआ? शादी आगे सरका दी या टूट गई? मोहल्ले के एक शख्स ने पूछा तो सुभाष जी मुस्कुरा कर बोले, नहीं भाई, हमने तय समय पर भी शादी कर दी। मैंने और समधी जी ने मिलकर बच्चों की शादी कोर्ट में करवा दी। तो शख्स बोला, अरे वाह सुभाष जी, आप तो सयाने निकले, सारा खर्चा बचा लिया। तो सुभाष जी बोले, नहीं भाई, शादी में दोनों तरफ से 40 लाख रुपया खर्च होने वाले थे। हमने उन पैसों से 20 लाख रुपए में वर वधू के नाम एक दुकान खरीदी और बाकी के पैसों से दुकान में सामान डलवा दिया। बेटी और दामाद मिलकर दुकान चलाएंगे। रेडीमेड कपड़ों का धंधा शुरू करवाया है। दोनों को इसका पहले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अपना गुजारा कर लेंगे। महंगाई का जमाना है, झूठे सौचलों पर दिखावे का खर्चा करने से क्या फायदा? क्या सुभाष जी ने सही किया? आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। कहते हैं ना कि जेब खाली हो तो क्या, लिबास महंगा होना चाहिए। इस सदी के इंसानों को बस दिखावा चाहिए। ये शादी के चौंचलों से बचिए साहब और अपना घर देख के चलिए। थैंक यू। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाला, उसका बिजनेस आसमान छू रहा था, अचानक से बीमार पड़ गया, पैरालिसिस हो गया। न तो वो उठ सकता था, न चल सकता था और ना ही बोल सकता था। डॉक्टर ने इलाज किया, कैसे तैसे उसकी आवाज तो वापस आ गई, पर उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब अपने पैरों पर ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इलाज के बाद उसको घर ले जाया गया। घर में सारी खुशियां थी, 2 बेटे, बहू, पोते, पोती, पत्नी, अच्छी खासी। घर में एक नौकरानी भी थी और कुछ दिन बीते, घर वालों को अब वो बोझ लगने लगा। तो बेटों ने मुंह फेर लिया और जो उनका बिजनेस था उसके पैसे वैसे सब ले लिए। उधर पत्नी भी स्वार्थी निकली। उसने भी अपने पति से कहा कि अब आप तो उठने वाले हो नहीं और ये अपने जो घर की नौकरानी है वो आपका काम कर दिया करेगी और हम शहर वाले घर में रह लेते हैं। और वो गांव वाले में घर में रह गया, नौकरानी को छोड़ गए। नौकरानी उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के मन में आया कि अब तो मैं कुछ दिनों का ही हूँ, क्योंकि अब अंदर से वो कमजोर हो गया था। तो जगह घर वालों ने साथ छोड़ दिया, चलो बेटे बेटियां तो साथ छोड़ दिया, पर जो पत्नी होती है ना, तो उससे एक जीवन संगिनी होती है, तो हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। पर वो पत्नी भी साथ खड़ी नहीं रही, तो वो पूरी तरह से टूट गया। तो शरीर उसका बहुत कमजोर होता जा रहा था। तो उसके पास एक सीक्रेट धन था। तो उसने उस नौकरानी को बुलाया, कहा कि तू मेरे डॉक्यूमेंट लेके आ और मेरे को बैंक में ले चल। कुछ एफडीआं निकाली और पूरे के पूरे गोल्ड निकाला। तो मैनेजर को बोला कि मेरी एफडी जो है ना, वो मेरी नौकरानी के नाम कर दे। तो वो ताजुब करके बोले, ये क्या कर रहे हो आप? बोले, देख मेरी पत्नी से ज्यादा तू सेवा कर रही है। जैसे ही घर पे आए, तब वो नौकरानी ने कहा कि मालिक, आपने मेरे नाम सब पैसे तो करवा दिए, अब इस पैसे की हकदार मैं हूँ, अब मेरे हिसाब से मैं इलाज कराऊंगी। तो उसने कहा कि भाई इलाज तो हो ही रहा है। नहीं, तो नौकरानी जिद करके उनको जगह जगह कई इंडिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास ले गई और आखिर में डॉक्टरों की सलाह काम आई। डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अभी आप इनको एक्सरसाइज करवाइए। और उस नौकरानी ने डेली उनको एक्सरसाइज कराने दी। रोज उसको हाथ रखवाते, पकड़ के उनको घुमाती, 2-2, 3-3 किलोमीटर घुमाती और उसको हर एक्सरसाइज करवाती। धीरे धीरे इतना इंप्रूव हुआ, जब पैरों पे खड़ा हो गया तो उसका जो बिजनेस था ना, वो उसने वापस स्टार्ट किया। तो उसका बिजनेस फिर से उसी रफ्तार से बढ़ गया। और उस नौकरानी के 2 बेटे थे और उस मालिक ने उस बिजनेस का हकदार नौकरानी के दोनों बेटों को बना दिया। आज वो नौकरानी और वो 2 बेटे कानपुर में इतने खुश है कि पूछिए मत। और वो जो 2 बेटे थे ना, उनकी पत्नी थी, उनको जब पता चला तो उन्होंने खूब मिन्नत की, पैर पकड़े, पर उस व्यक्ति ने माफ नहीं किया। क्योंकि जो कठिन परिस्थितियों में साथ छोड़ देते हैं ना, वो अपने नहीं होते। अपने होते तो किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ते। तो कुछ ही लोग हैं जो जीवन भर साथ निभाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर।
ये आदमी अपनी दाढ़ी में कॉफी बीन्स छिपा कर नहीं लाता ना, तो आज इंडिया के पास कॉफी होती ही नहीं। वेलकम टू दिस लवली एपिसोड। इंडियन कॉफी का इन्वेंशन इथोपिया में हुआ था। वहां के लोग एक स्टोरी में बिलीव करते हैं कि 9th सेंचुरी में एक चरवाहा था कली नाम का। उसने नोटिस किया कि उसकी बकरियां कुछ बीन्स खाने के बाद एनर्जेटिक फील करती है और रात भर सो नहीं पाती है। उसने भी जब ये खुद ट्राई किया तो उसे भी एनर्जी फील हुई और यहीं से कॉफी का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने आया। लेकिन इस स्टोरी का एक हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता है कि कॉफी का रियल कल्टीवेशन और यूज 15th सेंचुरी के आसपास यमन में मिलता है। वहां एक स्पिरिचुअल ड्रिंक हुआ करती थी। क्योंकि इस्लाम में अल्कोहल प्रोहिबिटेड मानी जाती है, इसलिए यमन के लोग कॉफी को अल्कोहल का अल्टरनेटिव रूप में यूज करते थे। 17th सेंचुरी में एक सूफी संत थे बाबा बुदा। वो हज की यात्रा के लिए मक्का गए और उन्होंने पहली बार कॉफी को टेस्ट किया। उनको इसका टेस्ट और एनर्जी इतनी पसंद आई कि वो इसे इंडिया लेकर आना चाहते थे। लेकिन उस टाइम अरब कंट्री में स्ट्रिक्ट रूल था कि कॉफी बीन्स को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं था, इलीगल माना जाता था। तब बाबा बुडन ने कॉफी बीन्स को दाढ़ी में छुपा कर इंडिया लेकर आए। इंडिया आकर उन्होंने कर्नाटका का जो चिकमंगलुर हिल्स है ना, इन बीन्स को वहां प्लांट शुरू किया और यहीं से इंडिया में कॉफी का फर्स्ट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने कॉफी को कमर्शियल कर दिया। आज भी इंडिया में 70% कॉफी कर्नाटक से आती है। इथोपिया की कहानी से शुरू होकर यमन में स्पिरिचुअल ड्रिंक बनी और कॉफी आज हम इंडियंस की आदत बन चुकी है। इस वीडियो को आप अपने कॉफी लवर दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। एक चूहा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आप चौंक गए। इस चुटकुले ने हजारों लोगों की जान बचाई है। इसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बात है कंबोडिया की, जहां जंग खत्म हुए सालों हो गए पर जमीन के नीचे आज भी लाखों छुपे हुए बम दबे पड़े। खेत में काम करता किसान हो या स्कूल भागता बच्चा, बस जरा सा गलत कदम और बम फट जाता है। इन बमों ने कंबोडिया में हजारों लोगों की जान ले ली और कितनों के तो पैर उड़ गए। इन्हें ढूंढना बड़ा खतरनाक है। लोग मेटल डिटेक्टर लेकर एक एक इंच जमीन टटोलते हैं और जरा सा पैर इधर उधर पड़ा और धमाका। इसलिए एक इंसान पूरा दिन लगाकर भी बस थोड़ी सी जगह जांच पाता है, वो भी जान हथेली पर रखकर। फिर इस मुश्किल का एक अनोखा हल निकाला बेल्जियम की एक संस्था अपोलो ने। इन्होंने सोचा यार क्यों नहीं इस काम के लिए चूहों को ट्रेंड किया जाए और यहीं से शुरू हुई एक नन्हे हीरो की कहानी। एक प्यारा सा चूहा, नाम मंगवा, अफ्रीका का जॉइंट पाउच रैट। इस चुटकू की नाक इतनी तेज थी कि जमीन के नीचे दबे बारूद की हल्की सी महक भी वो पकड़ लेता था। और सबसे मजेदार बात यह कि इतना हल्का फुल्का था कि बम के ठीक ऊपर से टहल भी जाता था, फिर भी उसको कुछ होता नहीं था। तो सोचो, जिस जमीन को इंसान 4 दिन में जांचता था, उसे ये नन्हा दोस्त सिर्फ आधे घंटे में चेक कर देता था। जैसे ही बारूद की महक आती, वो वहीं रुककर अपने नन्हे पंजों से जमीन खुरचने लगता, मानो कह रहा हो यहाँ खतरा है, समझ जाओ। और अपनी पूरी जिंदगी में इस चुटकू ने 100 से ज्यादा छुपे हुए बम ढूंढ निकाले और हजारों लोगों को उनकी जमीन लौटा दी। साल 2020 में मानव को पीड़ित से इनको गोल्ड मेडल मिला और जानवरों की बहादुरी का जो सबसे बड़ा इतिहास में पहली बार किसी चूहे के गले में ये गोल्ड मेडल। 2021 में वो रिटायर हुआ और कुछ महीनों बाद चुपचाप हमें अलविदा किया गया। पर ये नन्हा हीरो सिखा गया, दिल बड़ा होना तो शरीर का साइज कोई मायने नहीं रखता साहब। सैल्यूट है ऐसे प्यारे चूहे को। इस बच्चे ने ताकत के मामले में हल्क को भी फेल कर दिया। साल 2022 में मैथ्यू जो अपने ट्रक के नीचे लेटकर रिपेयर का काम कर रहे थे, जैक लगा हुआ था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक से जैक स्लिप हुआ और 1350 किलो का ट्रक सीधा मैथ्यू के सीने पर आकर गिरा। अगर चंद सेकंड भी ज्यादा हो जाते तो उसकी जान जा सकती थी। तभी उनका डार्लिंग बेटा वहां पर आया और उन्होंने पापा को ट्रक के नीचे फंसे देखा। वो तुरंत बिना सोचे ट्रक को उठाने दौड़ पड़ा। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि उस बच्चे ने 1350 किलो का ट्रक उठा लिया और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं, कई सेकंड तक पकड़े रखा,
जब तक कि उसके पापा बाहर ना आ गए। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ये इम्पॉसिबल टास्क आपने कैसे किया, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे किया, बस मुझे इतना पता था कि मुझे अपने पापा की जान बचानी है। साइंस कहता है कि एक्सट्रीम मोमेंट में बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और अपने लिमिट्स को तोड़ देती है। इसी वजह से इंसान कुछ सेकंड के लिए अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा स्टंट शो कर पाता है, स्पेशली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में। ये हमारे को एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे माइंड के पास में बहुत ज्यादा पोटेंशियल और पावर होती है, बस हमें हमारे ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन करना आना चाहिए। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, आपको रोकने वाली सबसे बड़ी चीज गरीबी, किस्मत या लोभ नहीं है। आपको रोकने वाली सबसे बड़ी चीज आपका अपना डर है। जिस दिन आपने अपने डर से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया आपको नहीं रोकेगी, क्योंकि सबसे बड़ी कैद लोहे के नहीं सोच की होती है। और जिस दिन सोच आजाद होगी उस दिन जीत तय हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो शांत मस्तिष्क से तूफानों को सह जाते हैं वो वक्त आने पर इतिहास नया रच जाते हैं। थैंक यू सर। कैसे हो गाइस, मैं हूँ मिस्टर एएसबी का स्टेनलेस स्टील ट्यूब। गर्मी, वजन, जंग, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है बॉस। जरा क्लोजअप ले। मैं सिर्फ मजबूत नहीं हूँ, मैं दिखता भी झकास हूँ, चमकाया हुआ, परखा हुआ, एकदम फिट और हिट हूँ। क्वालिटी ऐसी कि टेंशन कैंसिल। हर प्रोजेक्ट में मैं हूँ तुम्हारा पार्टनर। मैं एएसबी पाइप्स एंड ट्यूब्स में बना हूँ। चल टेंशन मत ले, एएसबी ले। साल था 1992। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक छोटा सा प्रयास शुरू होता है राजापुर डीसा पांजरापोल की। शुरुआत में केवल 2 बकरियों को बचाने से हुई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर भारत के सबसे बड़े जीव दया अभियानों में से एक बन जाएगा। इस अभियान का चेहरा बने भरत भाई अमृतलाल जी कोठारी। उनके पास कोई सरकारी शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एक विश्वास था कि यदि एक भी बेजुबान को बचाया जा सकता है तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक रात जिसने इतिहास बना दिया, जून 2008 की रात उन्हें सूचना मिलती है कि 8 ट्रकों में ठूस ठूस कर बकरियां और भेड़े मारने के लिए लेके जा रहे हैं। भरत भाई और उनके साथियों ने रात 2 बजे उन ट्रकों का पीछा किया। पुलिस को सूचना दी, ट्रकों को रुकवाया गया और जब दरवाजे खुले तो दृश्य दिल दहलाने वाला था। जानवरों को बिना पानी और चारे के ठूस दिया गया था। 1974 जानवर मिले, उनमें से 99 की रास्ते में मौत हो चुकी थी। 1875 जीवित जानवरों को बचाकर पांजरापोल में पहुंचाया गया और यह घटना बाद में अदालत तक पहुंची और कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। और 1997 में जोधपुर से एक गुड्स ट्रेन में 1510 जानवर कत्ल खाने में ले जाए जा रहे थे। उनको भी भरत भाई और उनके साथियों ने पालनपुर से आणंद तक पीछा करके बचाया था। ये कार्य के लिए कई बार कसाईयों ने उनके और उनके परिवारों पे जानलेवा हमले भी किए, पर भरत भाई बिना किसी से डरे अपने जीव दया के कार्य से जुड़े रहे। इतने वर्षों में इस संस्था ने 1,25,000 से अधिक पशुओं को वध से बचाया और आज भी यहाँ 9,000 से अधिक पशुओं की देखभाल करती है। तो साहब, दिसंबर 2020 में भरत भाई अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहे थे और रास्ते में अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया और उसे बचाने के प्रयास में उनकी गाड़ी की भयानक दुर्घटना हो गई और भरत भाई हमको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति ने जीवन भर बेजुबानों को बचाया था, उनकी जान भी एक बेजुबान को बचाने की कोशिश करते हुए चली गई। तो साहब, जीव दया केवल प्रवचन नहीं है। जीव दया वो है जब कोई इंसान आधी रात को अपनी जान जोखिम में डालकर किसी बेजुबान की सांस बचाने के लिए निकल पड़े। तो जो बेजुबान के दर्द को अपना मान लेता है ना, वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाता है। भरत भाई तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा बचाए गए लाखों बेजुबान आज भी उनकी करुणा की गवाही देते हैं। थैंक यू सर।
क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ के लोग भारत में रहते हुए भी फ्रांस के राष्ट्रपति को चुनते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग वोट किसी भारतीय नेता को नहीं बल्कि सीधे फ्रांस के चुनाव के लिए डालते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पोलिंग बूथ पर सुरक्षा का जिम्मा हमारी भारतीय पुलिस संभालती है, लेकिन बैलेट बॉक्स में पड़े इन वोट को सीधा पेरिस भेजा जाता है। और ये दिलचस्प बात कहीं और की नहीं बल्कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का है, जिसमें कराईकल, माहे और यनम जैसे इलाके शामिल हैं। दरअसल ये तमाम क्षेत्र कभी फ्रेंच इंडिया का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे जब फ्रांस का राज था। यहाँ पर जब साल 1954 में ये टेरिटरी आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बनी, तब फ्रांस सरकार ने यहाँ के स्थानीय लोगों को एक खास चॉइस दी, या तो वे भारत की नागरिकता स्वीकार कर ले या फिर फ्रेंच सिटीजन्स बने रहे। उस समय हजारों लोगों ने फ्रांस की सिटीजनशिप को चुना था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके वंशज आज भी कानूनी तौर पर फ्रेंच नागरिक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पुडुचेरी में रहने के बावजूद उनके पास फ्रांस का पासपोर्ट है और उन्हें फ्रांस के हर चुनाव में वोट